नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का अपना YouTube चैनल पी सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा भारतीय अर्थव्यवस्था के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। ये प्रश्न सीटेट, यूपी टेट, केवीएस, एनवीएस चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये स्टेट की दृष्टि से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे वीडियो का कोई भी नया नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न पर, जिसमें पहला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? ए पूंजीवादी, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर कार्य करते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये है, भारत सरकार को सबसे अधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होती है? ए तृतीयक क्षेत्र, बी द्वितीयक क्षेत्र, सी प्राथमिक क्षेत्र और डी कृषि। तो भारत सरकार को सबसे अधिक आय तृतीयक क्षेत्र से प्राप्त होती है। इसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसमें बैंकिंग, बीमा, जहाजरानी, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बहुत सारे क्षेत्र आते हैं। जबकि द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है और प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वन, खनन आदि आते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। यह है, अदृश्य बेरोजगारी पाई जाती है? ए उद्योग में, बी कृषि, सी खनन और डी बैंक। तो दोस्तों, अदृश्य बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, जिसमें श्रम की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है। कई बार पूछा जाता है कि अदृश्य बेरोजगारी में श्रम की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा शून्य होती है। इसमें ये देखा जाता है कि अगर 20 व्यक्ति हैं, लगे हुए हैं और 20 व्यक्ति मिल करके मान कर चलिए कि 80 कुंटल अनाज का उत्पादन करते हैं। अगर उसमें से 12 व्यक्ति को हटा देने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसको माना जाता है कि 12 लोग क्या हैं? बेरोजगार तो हैं मगर दिखाई नहीं देता है। जबकि औद्योगिक क्षेत्रों में या उद्योगों में घर्षणात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 ये है, गरीबी उन्मूलन पर जोर किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ए तृतीय पंचवर्षीय योजना, बी 8वीं पंचवर्षीय योजना, सी प्रथम पंचवर्षीय योजना और डी 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो दोस्तों, गरीबी उन्मूलन पर जोर 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। इसकी एक विशेषता है 5वीं पंचवर्षीय योजना का कि ये पंचवर्षीय योजना 4 वर्ष की थी, जबकि तृतीय पंचवर्षीय योजना में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। 8वीं पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास पर बल दिया गया और पहली पंचवर्षीय योजना में संतुलित विकास पर बल दिया गया। ये हैरो-डोमर मॉडल पर आधारित है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सबसे पहले अनुमान लगाया गया? ए पीसी महालनोबिस द्वारा,
बी दादा भाई नौरोजी द्वारा, सी VKRV राव द्वारा और डी डॉक्टर R गाडगिल द्वारा। तो सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी द्वारा लगाया गया। ये है आंसर बी। इसका अनुमान लगाया उन्होंने 67-68 में। उस समय उन्होंने अनुमान लगाया था कि भारत की राष्ट्रीय आय 20 रुपया प्रति व्यक्ति है। इन्होंने धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। जैसे पूछा जाता है कि धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया, तो दादा भाई नौरोजी ने दिया, जबकि PC महालनोबिस राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 6, उपभोक्ता की बचत पर विचार किस अर्थशास्त्री ने दिया? ए मार्शल, बी रिकार्डो, सी माल्थस और डी किन्स। तो उपभोक्ता की बचत पर विचार मार्शल ने दिया। इनकी पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। जबकि रिकार्डो ने लगान का सिद्धांत दिया, जिसके लगान के सिद्धांत को तुलनात्मक लागत सिद्धांत के नाम से हम जानते हैं। जबकि माल्थस ने जनसंख्या का सिद्धांत दिया और किन्स ने ब्याज के तरलता पसंदगी का सिद्धांत दिया कि ब्याज तरलता पसंदगी का पुरस्कार है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, भारत में राष्ट्रीय आय किसके द्वारा लगाया जाता है? राष्ट्रीय आय का अनुमान किसके द्वारा लगाया जाता है? ए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, बी वित्त आयोग, सी वित्त मंत्रालय, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसे हम कहते हैं CSO द्वारा लगाया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। कृषि साख की दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च संस्था है। ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी नाबार्ड और डी भारतीय निर्यात आयात बैंक। तो कृषि साख की सर्वोच्च संस्था या दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था है नाबार्ड, जिसे हम राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक के नाम से जानते हैं, जिसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। यह कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है। जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जनवरी 1955 में की गई थी। जबकि आयात निर्यात बैंक को हम एक्जिम बैंक के नाम से जानते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। निम्न में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? ए आयकर, बी निगम कर, सी संपत्ति कर और डी सीमा शुल्क। तो प्रत्यक्ष मतलब जिसको हम डायरेक्ट देते हैं, जिसको हम दूसरे पे टाल नहीं सकते। तो सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी प्रत्यक्ष कर नहीं है, इसे हम अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत सरकार को सबसे अधिक आय किस कर से प्राप्त होती है? तो वो है निगम कर, जिसमें कंपनियों के उत्पादन पर लगाया जाता, वस्तुओं के उत्पादन पर लगाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। राज्य सरकार को सबसे अधिक आय प्राप्त होती है?
बिक्री कर, भूमि कर, स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क और डी पथ कर। तो राज्य सरकार को सबसे अधिक आय बिक्री कर से प्राप्त होती है, जिसे हम व्यवसाय कर के नाम से भी जानते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसको व्यक्ति दूसरे पर टाल देता है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।